मौलाना आजाद जैसे मुसलमान को मानते हैं। लेकिन ये तमाम सारे घपले घुपाले और फ्रॉड इसलिए हो सके कि उस समय की संचार क्रांति में आपका कोई योगदान नहीं था। उस समय जो इंफॉर्मेशन थी उसमें आप हिस्से ही नहीं थे। किताबें लिखने वाले खास विचारधारा के थे, इतिहास लिखने वाले खास विचारधारा के थे। रेडियो टेलीविजन पे स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी के एक सुपुत्र हैं, अब नहीं, अब तो दोनों चले गए, उनकी सुपुत्र की गर्लफ्रेंड थी एक। उस गर्लफ्रेंड की पार्टी में गाना सुनाने के लिए किशोर कुमार को बुलाया गया और उन्होंने कहा इस किशोर कुमार को बुलाओ, ये गाना गाएगा हमारी गर्लफ्रेंड की पार्टी में। लेकिन उस जमाने भी लोग बहादुर थे। किशोर कुमार ने कहा मैं बाजारू गायकार नहीं हूं, मैं नहीं आऊंगा। किशोर कुमार गाना गाने नहीं आए, इसलिए इंदिरा गांधी के सुपुत्र को नागवार गुजरा, क्योंकि वो इस देश के अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रधानमंत्री थे। उनको लगता था मां की सत्ता है तो ये देश उनकी जूती के नीचे है। आपने ऑल इंडिया रेडियो से किशोर कुमार के गाने बजने बैन कर दिए। ये देश ऐसे चला है। जिन लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ लिख दिया, इस देश में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, सारे अखबारों के ऊपर रेड डाली गई। वो लोग, उनके वंशज 2020 में कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। कमाल का लोकतंत्र था। जब तक इनके पास था तब तक लोकतंत्र था। हमारे पास आया तो कहते हैं तंत्र है, लोक नहीं है। कमाल के लोग हैं। तो आज जो दुहाई दी जा रही है पूरे देश के अंदर, कहा जा रहा है एक तानाशाह आ गया है। हिंदुस्तान में चुने हुए तानाशाह मैंने इनसे ज्यादा खतरनाक देखे हैं। ये तो फिर भी ईमानदार हैं कि 370 हो, 35A हो या फिर सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, पूरी दुनिया के सामने चर्चा करा के, बहस करा करके, हर आदमी को अपना पक्ष रखने के बाद मेजॉरिटी से पास करके कानून बनाते हैं। जरा इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं से पूछिए कि सन 1976 के अंदर जब देश की तमाम राजनीतिक दल, विरोधी दल सब जेल में बंद थे, इंदिरा गांधी ने रातों रात बिना किसी से पूछे 42वां संविधान संशोधन किया और उसके अंदर 2 काम किए आपने। एक तो आपने कहा कि भारत का जो प्रियम्बल है, जो भारत का मूल है, जिसे हम कहते हैं कि उसमें किसी किस्म का कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाया जा सकता। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर साहब, के.एन. मुंशी साहब, अयंगर साहब, इन तमाम सारे लोगों ने उस वक्त भी कहा जब यह संविधान बन रहा था कि क्या भारत के संविधान को सोशलिस्ट सेकुलर शब्द की जरूरत है। तो अंबेडकर साहब ने यह टिप्पणी की कि आने वाली जनरेशन तय करेगी कि यह देश सेकुलरिज्म की जरूरत है इसे या नहीं है, सोशलिज्म की जरूरत है या नहीं है, और यह बात उनके लिए छोड़ दी जाए। हम आज के इस दौर में यह नहीं मानते कि भारत जैसे देश में जिसकी मिट्टी के अंदर सेकुलरिज्म है, उसमें शब्द सेकुलरिज्म डालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ बौने लोगों की राजनीति जब समाप्त होने लगी और इमरजेंसी लगाने के बाद सत्ता हाथ से जाने लगी, तब उन्होंने रात के अंधेरे में भारत के संविधान के मूल में, प्रियम्बल में ये 2 शब्द डाले हैं। न इस पे चर्चा हुई, न डिबेट हुई, न पब्लिक में हुई, न संविधान के अंदर हुई, न संसद में हुई, लेकिन ये चल रहा है। आज उनके वारिस कहते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल आप लेके आए हैं, क्या आपने हमसे पूछा था? उनको पूछने के लिए JNU और शाहीन बाग जाना चाहिए था। अब इस देश में भीड़ तंत्र तय करेगा सड़कों पे बैठ के कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब भारत की संसद उन्हें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन उन मक्कारों को एक्सपोज करने के लिए साफ शब्दों में आपसे मैं कुछ बात कहने के लिए आया हूं। जो लोग आज भारत की संसद में पास किया हुआ एक बिल, जो सर्वसम्मति से पास हुआ, मेजॉरिटी से पास हुआ, वोट डालने के बाद पास हुआ, उस बिल को कानून बना, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, उसका विरोध ये कह के कर रहे हैं कि इसमें हमारी राय नहीं ली गई। भारत के इतिहास में
या दुनिया के किसी इतिहास में कोई मुझे एक ऐसी घटना बताएं जहां संसद या पार्लियामेंट फैसला ना लेकर के पूरे देश की जनता से रेफरेंडम लेती हो हर बात के ऊपर। लेकिन यही मुसलमान, यही मक्कार, यही झूठे लोग, इनको आपने सही वक्त पे एक्सपोज नहीं किया। आपको याद होगा 1986 में इस देश में एक बहुत ही आधुनिक नए युवा कम उम्र के साहब प्रधानमंत्री बने थे। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी लाश के ऊपर जब चुनाव हुआ तो सरकार बनी राजीव गांधी की। पूरे पार्लियामेंट में 545 सीटों में से 412 एमपी कांग्रेस पार्टी के जीत के आए थे। उसी दरमियान में भोपाल नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से एक महिला जिसका नाम था शाहबानो, उसने अपने शौहर से तलाक लिया और शौहर की मिन्नत की कि जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तलाक है वो तलाक मुझे दे दो। देश भर में जितने भी इस्लाम के इंस्टीट्यूशंस हैं सबके पास उसने जाकर के अपना माथा टकराया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वही महिला भारत के संविधान के तहत मिले हुए अधिकारों के तहत जब भारत की सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि आप भारत की नागरिक हैं, आप हिंदू हैं, पारसी हैं, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, आपका केस हम सुनेंगे और आपको फैसला भी देंगे। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को न्याय देते हुए उसके पति को आदेश दिया कि जो आप इसको रकम है, जो महीने की रकम है, वो आप इतनी इतनी देंगे। सिर्फ इतनी सी बात थी, लेकिन इतनी सी बात में 1400 साल पुरानी मानसिकता सड़कों पे आ गई। एक औरत को जिसको इस्लाम के तहत तलाक मिलने के बाद जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं दिया, भारत के संविधान के तहत न्यायपालिका ने जो फैसला दिया, उस फैसले को इस देश के दंगाई, जिहादी और इस्लामिक आतंकवादियों ने इतना दबाव बनाया सरकार के ऊपर कि 412 सीटों से जीती हुई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। तब किसी मुसलमान ने नहीं पूछा था कि संसद की बहस में कैसे हुआ, हमसे पूछा जाना चाहिए था। तब संसद चाहिए थी क्योंकि फैसला पलटवाना था। तब संसद महान थी, संसद अच्छी थी। आज वो संसद किसी दूसरे फैसले पे मेजॉरिटी से एक फैसला कहती है तो कहते हैं हम संसद को नहीं मानेंगे। हमें तो सड़कों पे पूछना चाहिए था, हमारे घर आके पूछना चाहिए था। इन 33 करोड़ मुसलमानों के घर जाके अमित शाह को और मोदी को ठोड़ियों में हाथ डाल के पूछना चाहिए था हम ये